सबसे पूजन सहाय के लेखक परिचय के बाद कौन वाला पाठ है? तब कहानी के प्लॉट, ठीक ना। ये कहानी में जो है ना नारी की स्थिति, तिलक दहेज प्रथा, इस सब पर बात किया गया, ठीक ना। इसको अगर ध्यान से सुनोगे तब लगेगा कि वाह, समाज के व्यवस्था के एक अलग रूप है जो कि गजबे एकदम इतना है कि दुर्गंधित करके रख दिया है, बेकार एकदम। कभी कभी लगा कि समाज की काय व्यवस्था है, ठीक ना। इसको में कहा जाता है ना, तिलक दहेज की क्रूरता में, है ना, भगजोगिनी नाम की एक लड़की जो होती है वृद्ध के गले बांध दी जाती है। वृद्ध मतलब कि बूढ़ा, है ना। और बाद में, है ना, जब युवा होती है और सियाना होती है तब तक के कचो होता है, उसका पति मर जाता है और फिर उसका विवाह जो है से अपने सौतेले बेटे की हो जाता है, अपने सौतेले बेटे से हो जाता है। और सौतेले बेटे के पत्नी का दुर्भाग्य उसको प्राप्त होता है ना। यह नारी के कच्चे नियति है और नारी के कच्चे स्थिति है। किस प्रकार से समाज में नारी के साथ, है ना, अलग प्रकार का व्यवहार हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग इसको कच्ची करना है, जानना है, ठीक ना। लेखक बहुत ही सद्भावना से एकदम कहते हैं, इस तरह से कभी मैं को ठोकने अहंकार लाते हैं लेखक। पाठ के जैसे कि नाम है कहानी के प्लॉट। प्लॉट कहने का मतलब कैसे होता है कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा, हाँ, कहा जाता है ना कि प्लॉट किसका है, ठीक है। यानी प्लॉट माने कच्ची तो छोटा सा जमीन का टुकड़ा। तक कहानी का प्लॉट है, तक कहानी का छोटा सा टुकड़ा, यानी कि हम लोग के जीवन से संबंधित है ना। इसको कहानी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि क्या गलती हो, कहाँ से कैसे सुधार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहानी के माध्यम से इतिहास पढ़ते हैं ताकि उसको जानकारी ले सके और अपना जीवन में कुछ सुधार कर सके। कि अपना जीवन में प्रयोग करेंगे तो फिर जीवन उतना ज्यादा लंबा नहीं है ना। जैसे कि मान लो अगर हम लोग कभी देखना रहे कि पृथ्वी गोल है कि नहीं, तो हवाई जहाज से ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। ऊपर जाना पड़ेगा तो सब कोई ले जाने में, है ना, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा जेकरा वजह से सब कुछ। इसलिए हम लोग साइंस के सैद्धांतिक जो है रहता है उसको से पढ़ल करके हम लोग समझ जाते हैं, ठीक ना, कि पृथ्वी कैसा गोल। ठीक उसी प्रकार से कहानी से पढ़ करके हम लोग समझ सकते हैं कि काची काची कहाँ कहाँ हुआ है, उसको से हम लोग के काची सीखना चाहिए, ठीक ना। श्री पूजन साइन के लेखक है, वो कहते हैं कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने जो प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखक का एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट में वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। देखो, है ना, लेखक कहते हैं अपने आप से कहते हैं कि हम कोई बड़का लेखक नहीं है, हम कोई बड़का कवि नहीं है ना। हमको में कविता कहानी लिखने की उतना प्रतिभा भी नहीं, प्रतिभा मतलब कि गुण प्रकट जो कहानी लिख सके, ठीक ना। लेकिन फिर भी हमारे पास है वो थोड़ा सा एक भिन्न अंग सुन लिए, भिन्न भाग सुन लिए, जिसको हम कहानी के रूप में लिखना चाहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से हो सकता है कि हम एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाए जितना कि कवि एकदम अपने शब्दों में लिखे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से वहाँ के मर्मज्ञ बात बताया गया उसको सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक ना। यहाँ पर कहता है कच्चे, देखो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे गाँव के पास एक छोटा सा गाँव है, गाँव का नाम बड़ा गंवारू है, मानी कि बहुत पुराना रीति रिवाज से, ठीक ना। सुनकर आप घिनाएंगे, गांव का नाम अभी बताए हैं नहीं, है ना। वहाँ एक कच्चे बड़े मुंशी, बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनिमल आखर अर्थ न जापू, है ना, अनिमल आखर अर्थ न जापू। इसलिए उन्हें साहित्यों के सामने बताने से हिचकिचाता, माने कि उनको थोड़ा सा नाम गजीब था, है ना, इसलिए नहीं बताते हैं। और कहते हैं इसलिए उन्हें साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। खैर उनकी एक पुत्री थी, किनकी पुत्री थी? मुंशी जी, ठीक ना, जो अब तक के मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा। बिल्कुल एकदम कहानी में ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि सामने वाला से बता रहे हो, बात कर रहे हो, है ना। कहते हैं काची उनकी एक बेटी थी, उनका नाम जाने दीजिए, जान के क्या करिएगा। नहीं लग रहा कि लेखक एकदम काची कर रहे हैं सामने प्रस्तुत, है ना। फिर काची कहते थे, कहते हैं ना कि मैं बताऊंगा भी नहीं, क्या कहते हैं लेखक, कहते हैं कि जाने दीजिए, क्या करिएगा जान के, है ना। तो अगला वाला आदमी के जवाब हो सकता है कि तो बताइए ना क्या होगा, नाम क्या हो बताइए, है ना। तो लेखक पहले ही कह दे कि मैं बताऊंगा ही नहीं, ठीक ना। अच्छा, चूंकि उसके संबंध बातें बताने में सहूलियत होगी, लेकिन अगर उकर बात बताना है तो कुछ न कुछ तो नाम लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए काची कहते हैं, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। कल्पित नाम समझते हो, अपना मन से वो नाम सोच लेना जेकरा वजह से उसका असली नाम सामने नहीं आ पाए, है ना। मान लीजिए कि उसका नाम का है भगजोगिनी, यानी पाठ में जो नाम भगजोगिनी है, का वास्तविक में लड़की का नाम भगजोगिनी है नहीं, है ना। लेखक कहते हैं समझने के लिए वो लड़की का नाम रख लीजिए कच्चे भगजोगिनी, ठीक ना। अच्छा, ये देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा रहेगा, है ना। लेखक एकदम बिल्कुल अपने शब्दों में लिख रहे, इस तरह से कहानी लिखने की क्षमता होनी चाहिए,
है ना, कि देहात की घटना, इसलिए नाम भी कैसे होना चाहिए, देहाती होना चाहिए, है ना, और अच्छा होगा। खैर आगे बढ़िए, है ना। काजी कहता फिर परवल चेंज होता है, कहता कच्ची एक दृश्य अलग से कहता ना कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई कैसे थे, पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी ही थे जितनी आज धर्मशालाओं में मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसों का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज की अदालत लाइब्रेरिया चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। देखो पहले दरोगा जी के बारे में बताते हैं, कहते हैं कच्ची कि उगड़े जमाना में जितना लोग कम पढ़ा लिखा वाले थे, उतना अभी बढ़िया से विधिवत जाने वाला पंडित जी मिल जाते हैं। सब पंडित जी बढ़िया विधिवत नहीं जानते, ये लेखक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जाति पाति के कोई कर्म उसना नहीं लेना, ठीक है। कहानी पढ़ते समय, इतिहास भूगोल पढ़ते समय जाति पाति के एकदम सब चीज भूल कर खाली उसको समझना है, उसको सीखना है, ना कि अपना पर एक्शन लेना है, ठीक है। कुछ कुछ जाति का नाम आ जाता है, जेकर वजह से हम कोशिश करें कि हम भी जाति पाति का नाम नहीं ले, ठीक है। कहते हैं कि उघड़ दरोगा जी इतना कमाए जितना कि अभी सब वकील भी नहीं कमा पाता है ना। पूरा इतिहास संविधान राज करके ही उघड़ के जमाना में कौन कमाए थे, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूक ताप डाला। मतलब समझ रहे हो, कुछ नहीं सेविंग रखे, LIC उलाइसी करा कर रखते था, शायद कुछ मिलवा करता, है ना। माने कि पैसा बचा करके नहीं डाले। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो उन महज 7 रुपए की। देखो उनको मरने के बाद काचे बचा था उनका घोड़ी, जो के रुपया का था, 7 रुपया, ठीक ना। मगर कान काटती थी तुर्क की घोड़ी की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। मतलब कहते हैं घोड़िया बदल, लेखक कहते ना कि सबके कान काटता था, इतना खतरनाक था घोड़ी वो, है ना, जो कि एकदम भागे फोड़ते, देखने में एकदम कच्ची, अच्छा, है ना। तुर्क के काची करता था, तुर्की घोड़ों के कमबख्त, तुर्की घोड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक ना। एकदम कच्ची थी, बारूद की पुड़िया थे। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए बैठे रह गए। मैंने कची कोशिश की, मुंशी जी ये हो ना दरोगा जी, है ना, ये दरोगा जी घोड़िया हमारा दे देना, तोरा दरोगा सोचला पद पर डाल दे, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर बना दे बाबू, और प्रे, है ना, लेकिन ना मजिस्ट्रेट बना दे, है ना। दरोगा जी काची गए, लेकिन अंग्रेज, है ना, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। मतलब समझते हो, नींबुआ नून माने काची, एकदम कोई ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी घोड़ी है ना, माने कि अपना दरोगा के दरोगे रह गए, ठीक ना। कैसे कहता इसलिए, ठीक ना, इस घोड़ी के बदौलत उसने तरक्की रुक गई। घोड़ी के वजह से, अगर ये अंग्रेज के घोड़ी देते तो शायद दरोगा से और आगे पोस्ट पर भी जा सकते थे, रुपया पैसा इनको ज्यादा मिल जाता, नाम भी, लेकिन घोड़िया देवे नहीं किया, जेकरा वजह से दरोगा के दरोगे रह गए, है ना। लेकिन आखिरी दम तक अफसरों के घपले में न आए और नहीं आया। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चलाक, दिलेर, मुस्तैद आदमी होते हुए दरोगा के दरोगे ही रह गए, सिर्फ घोड़ी के मोहब्बत से, है ना। घोड़े के साथ रहे, घोड़ा नहीं त्याग हुआ इनको से, जेकरा से आगे ये नहीं बढ़ पाए। अगर ये घोड़ा देते, मन की घोड़ी जो था, है ना, घोड़ी के नाम सब जगह से होता, घोड़ा कहीं भी नहीं लिखा गया, ठीक ना। अच्छा, ये जो घोड़ी अगर अंग्रेज के देते तो शायद इनका प्रमोशन हो जाता, लेकिन नहीं दे पाए, जेकरा से काची रह गए दरोगे। किंतु घोड़ी ने भी उसकी इस मोहब्बत का असली अच्छा नतीजा दिखाया। उसके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। घोड़ी बच गई इनके पास, है ना। और इनका तो एगो आदत कि जितना पैसा कमाला पर मिलता था सब काची कर देते थे, सांप फूक जाते थे, खत्म कर देते थे, है ना। आप मर गए, पैसा तो था नहीं, तो घोड़िए बेच करके इनको कुछ हुआ, श्राद्ध हुआ, है ना। अगर कहीं घोड़ी भी बेच खाए होते तो शायद उनका श्राद्ध भी नहीं हो पाता, है कि नहीं। कौए चिल खाता, कचे ले खाया, है ना। कहता कचे कि उनके नाम पर ब्राह्मण भी नहीं जमता। एक गोरे अफसर हाथ खाली रकम के घोड़े को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से कचे थे, उत्तीर्ण हुए थे। देखो कहने का मतलब है ना, कि बड़े भाई कचे हो गए, मर गए, मुंशी जी उनका छोटा भाई, है ना। कच के घोड़े को ही बेच करके मुंशी जी अपना बड़ा भाई से कचे हुए, उत्तीर्ण हुए, है ना। मतलब के नियम कानून से जो विधिवत होता है वो हुआ। और बाद पैराग्राफ फिर दृश्य चेंज होता है, फिर कहता कचे दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी भी खूब दीप घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाने यानी कची खुशियाँ मनाना, है ना, खूब एकदम कची मजा करना, ठीक ना। देखो गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे। इत्र माने कची सेंट, है ना। मतलब सोचो गांजा में बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा क्वालिटी कची करके, माने कि सब नशा से जे गया सब बर्बाद हो गया।
उसको लगेगा नहीं कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, होश में रहेगा तब ना, है ना। इधर से और फिर कच्चे चीलम कभी ठंडे नहीं हो पाते थे, 1 जून 32/13 चपाती उड़ा देते थे, सोचिए, है ना। 32/13 चपाती, 14 को रोटी खाते थे, है ना, एकदम बटर के साथ है, मक्खन के साथ है। उगड़ी नथनी उतार में तो दरोगा जी के बड़े भैया थे, हर साल नया जलसा हुआ करता था, है ना। मतलब कि और सब पैसा बर्बाद करे में, इस तरह तरह के प्रोग्राम करे में ही पैसा बर्बाद करते थे। कौन? दरोगा जी। जैसे कि पता है शुरू में हमने के कि वो पैसा उड़ाए में सब ताप के जाते थे, एक ठोप बचाते थे, है ना। फिर पैराग्राफ चेंज होता कहता है किंतु जब बहिया बह गई तब चारों रोजाना नजर आने लगा। बहिया बह गई माने मुंशी तो चल गए, सॉरी मुंशी जी कहाँ गए हैं, मुंशी जी बचल है, ठीक ना, गलती से दरोगा जी चल गए। अब सब जगह उजाड़ नजर आने लगा। उजाड़ मतलब कुछ एकदम सुनसान बेकार। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, है ना। के कर मुंशी जी के, दरोगा जी गए, सब चीलम गांजा खाना पानी सब रुक जाएगा, है ना। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्के भी कच्ची हो गई, ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों के सुराबा सुकड़ते थे अब सराह सराह कर मटर के सत्तू सटोरने लगी है। समझ रहे हो किस प्रकार से कहानी है। जोन जमाना में दम हुआ गांजा में सेंट लगा कर, सोचे गांजा में सेंट मार के पीते थे तो देह पर तो पूरा सेंटे से भींगल होते, है ना। आवाज का हो गया कि घर के चूल्हा में खाना नहीं बन रहा है, सत्तू हो में कौची के, चनों के नहीं, केराव के सत्तू। इसलिए कहा जाए घमंड 10 साल, है ना। आगे देखो चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत पर अब चंद चने चबा करके दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लगे थानेदारी की कमाई और फूस के तापना दोनों बराबर, है ना। यहाँ पर से क्वेश्चन आता है, काजी कहता है ना, कहे मतलब जमाना में देखा ना क्या, हाँ खूब उड़ा लो गुरु, पैसा वाला ना तो खूब हवाई जहाज से घुमा लो, अभी पैदला चले भर हिम्मत ना हुआ, लाठी से तो गिर जाता है ना। इसलिए कहा जाए कि जब जैसा तब तैसा, है ना। कच्चे कहला कि फूस के तपाई और थानेदार के कमाई दोनों कच्चे गया। फूस के तपाई कहेंगे, देखो जब तक के फूस जार लहाता है तब तक के धा देता है, और बाद से फिर कोई धा। ठीक उसी प्रकार से जब तक दरोगा जी दरोगा थे तब तक के खूब उड़े। अब है ना, अभी एक दूसरा दृश्य, इसके बाद पैराग्राफ चेंज होता कहता कच्चे हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी गांव जवार के लोग अपनी नजरों उतारने लगे। लोग मुंशी जी को चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर के अपना पोशाक मला करते थे। इतने में रूखी सूखी देह लगाने के चुल्लू भर चुल्लू कड़वा तेल भी मिलना मुश्किल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर के कोई रंग फूर भी नहीं है। कैसे कहता है उगड़ के जमाना था जब दरोगा जी थे तो चुल्लू के चुल्लू इत्र एकदम चुल्लू भर इत्र मैंने तने सुखने दम रुआ लगा कर कान में खोसा जाता है कि इत्र लगे है ना सेंट है, लेकिन वो चुल्लू के चुल्लू शर्ट पर दम कि पूरा धमधमाइत रहे दूर से आवाज। चुल्लू भर कड़वा तेल भी नहीं जुट रहा है किनको, है ना। अच्छा लेकिन देखिए और फिर क्या कहता है कि शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रंग फूर नहीं है, माने कि साथ में अब कोई कमाओ वाला ना है, बेटा भी नहीं, बेटा नहीं। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, है ना। किस्मत के कुछ देखिए मार। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए। कितने लड़के हुए? पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। सुबह के चिराग हो जाना कैसे हो जाना, मर जाना यानी निधन हो जाना, ठीक ना। जब बेचारे के 5 उंगलियां में घी में थे तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापे की कंधे दबाने लगा तब कोढ़ के खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। सोचो, है ना। वो घड़ी के जमाना में जौन घड़ी मुंशी जी पूरा सेंट उंट चलल थे तो घड़ी 4-5 गो तो बेटा हो ले, लेकिन एको नहीं बचा, है ना। तो सोचे है ना कोई तो काहे के जोर करके रखे भाई, चलो जे है से खा पी के उड़ा देते हैं, है ना। और अंतिम में जब बुढ़ापा का समय तो उनको कुछ जन्म ले लिया। शायद अगर बेटा रहता तो कहानी नहीं छप पाता, है ना। काहे कि पहले ही कहानी बता लिया कि दहेज पर था, पर बेटी हुआ है, अब बेटी के शादी ब्याह करना पड़ेगा, दहेज, लड़का खोजना, अच्छा वर खोजना तो अच्छा दहेज,
लड़का उसका है ना, ये सब रीति रिवाज के देखते। और तारीफ की या मुंशी जी की बदकिस्मती, दरोगा जी की घोड़े भी कुछ स्थावर नहीं रही। कहते कची कि अब घोड़े भी नहीं रहा जेकरा वैसे ओकरा से काचे कर हो सके, बेटी के भी कुछ काम में मदद हो सके, शादी ब्याह में घोड़े बेच कर कच कर सकते। यहाँ पर फिर दृश्य चेंज होता कहता, सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़े भारी मूर्खता है, लेकिन युग धर्म का क्या दावा है। इस युग में अबला है तो प्रबला हो रही है, पुरुष दल को अस्तित्व खदेड़े जा रहा है, और बेचारे मुंशी जी का क्या दोष है ना। जब घी में गरम मसाले की तरह उड़ाते थे तब हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, और मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल रहे हैं। सचमुच अमीरी का कब्र पर पनपो ही गरीबी के जहर बहुत कुछ होते, जहरीली होते। कहते हैं है ना कि अभी के जमाना में लड़की पैदा करना काचे बहुत भारी बड़ा मूर्खता है। लेखक अपने शब्दों को जोड़ते हैं, कहते हैं सोचो ई घड़ी के जमाना मतलब कि दहेज तिलक के जमाना में है ना, गरीब के घर अगर बेटी है कितना मुश्किल है, समझ रहे हो। उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना जो पिया कुआं का ना हो, कम से कम अपना भरण पोषण कर सके, अपना परिवार को चला सके, है ना। आखिरकार समाज में शादी विवाह की व्यवस्था किस लिए किया गया, ताकि सब कोई सामाजिक जीवन जिए, बढ़िया से जीवन जिए, किसी तरह के नाम बदनाम ना हो, है कि नहीं, और प्रतिष्ठित जीवन जिए। नहीं तो पता चले कि भोरे सुबह दारू पी के आया और सांझ के लात जूता पिटा करके किनारे में बैठल है, अगला दिन से कर तो घर के इनकम आना बंद, कैसे घर चलेगा, है कि नहीं। इस तरह से कच्ची और कहते कच्ची, कभी कहते हैं कि जौन घड़ी कच्ची करते थे 5 उंगली घी में था, 5 उंगली घी में होना मतलब कच्ची खूब खुशी में होना, है ना। तब तक तो मुंशी जी के बेटा ही हुआ, लेकिन जब दिन खराब हुआ, गरीबी आ गई, चना के सत्तू पर आ गए, तब इनको कच हो गया, है ना। भगजोगनी जो कि कच्ची लड़के के काल्पनिक नाम लिखे हैं, है ना। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कराने लगी। सोचो, सबसे पहले तो कि गरीबी में पैदा हुई और जन्म लिया होकर कुछ ही दिन बाद उसकी माता कच्ची हो गई, दूध से वंचित हो गई, यानी कि दूध पिए के समय में ही बेचारी के माँ कच्ची हो गई, है ना। कहलाने लगी कच्चू टूअर। टूअर किसको कहा जाता है, जिसको माँ मर गई उसको कच्ची सब संबोधन करता है समाज में, टूअर, है ना। जैसे माँ को कहना ना बाबू भी हाथों ना टका तो देख तो बेचारा टूअर ही हो, टूअर टूअर ही नहीं काहला बोले, तरह तरह से मैंने अब ऐसा मुंह बना के बोलता था ना, ऐसा ना कि लगता ना कि काहे लई तो कही था ना, कहा था ना कहा हमरा हम तुम बड़ी काश के गुस्सा थे, है ना। और क्या कहते हैं, इसलिए यह भागिन तो अजह थे, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर के दीपक थे। देखो कहानी उसको में काची का दिया गया भगजोनी को अभागिन। अभागिन किसको कहते हैं, जिसका भाग साथ नहीं दे, है ना। अब भाग साथ कहाँ से दिया, तुम को ही बताओ कौन एंगल से लग रहा है कि बेचारी के भाग साथ दिया। अगर शायद दरोगा जिन्होंने चाचा अगर जिंदा रहते वो घड़ी पैदा होते तो शायद पूरा रौब से कहते कि हम दरोगा, हमारे चाचा दरोगा है ना। बढ़िया खाना पीना रहता, जितना मुंशी जी इत्र पर उड़ाते थे तो कुछ बचा करके तो जरूर देते, है ना। लेकिन अभी चना के सत्तू पर चल रहा है दिन, चना के कहाँ मटर के सत्तू पर ना, शायद कुछ दिन खेसाड़ी के सत्तू पर आ जाए। सोचो कि स्थिति कितना गरीबी होल है, कितना दयनीय होल है, ठीक ना। और क्या कहता माने कि एकदम थी कच्ची भले अभागी, लेकिन सुंदरता में एकदम अंधेरे घर के दीपक थी, माने कि काफी सुंदर थी देखने में, ठीक ना। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी के यहाँ नहीं दिखी, लेखक कहते माने सोचो उगड़ के जमाना में लेखक उतना घूरे फिर, लेकिन वैसा लड़की जो भगजोगनी थे उसके जैसा कोई भी बस किस्मत के मारल को किसके घर पैदा हो गई, मुंशी जी के। कहाँ पैदा हो गए, मुंशी जी के घर, ठीक ना। आया कहता फिर प्रवचन करके, अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। लेखक कहते हैं कि हम उसको कचके थे। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 बरस की थी। कितना साल का, पर एक और उसकी घोरी सुघरा या दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय
कभी उसे देख लेता तो लेखनी का न्यास करूँ न धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना ताकत नहीं, जोर नहीं कि उस गरीबी के भावनाएं चित्र मेरे हृदय पर कट उतार सके, सरोज की कोमल दल रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे भड़कीले शब्द भाषा लिखने नहीं बनता, और भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति भी तो नहीं होती, भले वो राजमहलों के ऐश्वर्य लीला वैभव वर्णन करने के समर्थ हो। कहते हैं कवि कि जब हम उसको पहले बार देखे थे तो कितना साल का था? 11-12 साल, है ना, 11-12 वर्ष का था। देखे हुई स्थिति में तो देखने में तो काफी सुंदर थी, लेकिन वही गरीबी के मारल अभी पता चलेगा कि बेचारी के माथा में जो केस है ना, केस बांधे लगे, कैसे चाहिए? रबड़ चाहिए, चोटी चाहिए, चाहे तो उसको कम से कम कुछ ना तो कड़वा तेल तो चाहिए ना 2 बूंद, वो नसीब नहीं। एकदम उसको केस कोची बनल है, कोची के खोता, कौवा के खोता, है ना, चिड़िया के घोंसला जैसे बनल है ना, ऐसे भूतनी जैसे एकदम बेचारी इधर सुधर चले। देखो एकदम कहते कच्ची कि अगर कोई बढ़िया लेखक उसको देखता तो शायद कुछ इस प्रकार से व्याख्या करता है कि सब कोई एकदम पूरा आदम नजर आता है कहानी पर, लेकिन गरीबी के व्याख्यान कर लगी शब्द भी तो नहीं है डिक्शनरी में। मेरे लगी तो खूब रहीसी शब्द है, बढ़िया शब्द है ना, अलंकार उपयोग, लेकिन गरीबी को दर्शाने के लिए शब्द भी नहीं है। सोच लो एकदम, है ना। आगे फिर पैराग्राफ चेंज होता है, दूसरा जैसा आता, कहता कि बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थे जो मुश्किल से उसे लज्जा ढकने में असमर्थ था। उसके सिर पर बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर करके बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़े बड़े आंखें में अजीब ढंग का करुण कातुर चतवान दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं कच्ची उघड़ी की उम्र में उसको तन पर उतना वस्त्र नहीं था जितना के चाहिए होता, यानी कि फुल ड्रेस में प्रॉपर गरीब को इस तरह से फटा कपड़ा चिथड़ा लपेटे हुए है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी अजीब ढंग से कहाँ निकला हुआ है, बाहर की ओर तरफ निकला हुआ है, और बुरी तरह से केस एकदम बिखार करके काचे वाले एकदम ऐसे ही पागल जैसा स्थिति में काची कर रही है, घूम रही है। कौन है ना? अच्छा, और कहते हैं पारवचन कर कहते हैं कच्चे कहते हैं के कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि जो प्राकृतिक चीज होता है, जैसे कि पेड़ के सजाने के लिए कोई चीज खास की जरूरत नहीं होता, लेकिन आदमी सजाने के लिए तरह तरह के मेकअप का इस्तेमाल करता है। प्राकृतिक सुंदर थे क्योंकि जंगल में पेड़ के छाल फूल पत्ती से सज कर जितना सुंदर मालूम होता है, शायद वैसा दृश्य दुष्यंत के राजमहल और 16 श्रृंगार करके भी न फबे। माने कि राजमहल में जितना सुंदरता जो किया जाता है सज धज के, उतना से ज्यादा अच्छा तो प्राकृतिक दृश्य में जंगल में रहता है ना। ठीक उसी प्रकार से कौन दिखती थी? तो भगजोगनी आए कहता है कच्चे कि भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी, भला उसका संदौर कब खेल सका। वह दाने दाने को तरसते रहते थे, एक बीता कपड़े ही मोहता थे, सिर पर लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना और था। अलसी किसको कहते हैं? तीसी को, है ना। तीसी की तेल भी एक चुल्लो का लाई कचेल बहुत मुश्किल है ना। इतना गरीबी में बाबू सोचो, ये समय के मार इतना मार मारेगा ना कि लंगड़ाल भी नहीं चलेगा, एकदम पेटकुनिया गिर जाओगे से फिर उठे का नहीं बनेगा। एक समय था कि गांजा में सेंट मार के पीते थे, बाप रे। एक समय आ गया कि सेंट का सरसों के तेल नहीं, तीसियों के तेल लगावे लागे भी नसीब, है ना। और कच्ची कहता है कच्ची कि महीने में एक दिन भी भर पेट अन्न को लाल पड़े थे, माने कि एक दिन भी भर पेट खाना नहीं मिलता था। अब सोचो वैसा आदमी के शरीर कैसे विकास करेगा भाई, है ना। हड्डियों के खंडर संतर्द देवता में टिके रहते थे, एकदम पतले दुबले एकदम हड्डी दिखाई देता था किसको, है ना। फिर एकदम लेखा करता ओह बहुत एकदम दुखी था। उस दिन मुंशी जी रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तब कलेजा टूक टूक हो गया और कहने लगा, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और अखरती है ना। लेखक से जब बातचीत होता है तो लेखक कहते हैं कि का कहे, मैंने कि पूजन साहब से, है ना, आपको का कहे कि जब इस लड़की के चेहरा देखता हूँ ना तो एकदम और अखरता कि का उस जमाना था जौन घड़ी हम दम काचे रहते थे, ऐसो आराम से रहते थे, और आज का दिन है जेकरा में हम काचे करते हैं बढ़िया से 2 वक्त के रोटी भी बेटी को अपना खिला
नहीं पाते हैं, उतना बुजुर्ग होकर काम भी तो नहीं कर सकता। देखिए इसके सिर के बाल कैसे घुसक के गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर का जुआ का अड्डा तो ना होता। क्या कहते हैं मुंशी जी, केकरा से, लेखक से, है ना, कि अगर घर में इसकी माँ होती तो ये माथा जो है तो जुआ के अड्डा, मैंने उसको सोचो कितना ढील लिखोल है ना। और क्या कहते हैं, मेरी आंखें की जोत तो इस प्रकार मंद पड़ गए कि जुएं सूझती नहीं और तेल तो एक बूंद मयसर नहीं है। कि हमको तो आंख इतना खराब हुआ कि ढील लोकवे नहीं करता है, नहीं तो हम इसको कान साफ कर देते शायद, है ना, काची करते साफ कर देते, लेकिन हमको तो सूझता ही नहीं है ना। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर कहीं कंघी चोटी करा लेते, फिर चिड़िया का घोंसला तो ना बनता। मतलब तो सोचो, घर में तेल भी नहीं है, अगर घर में तेल रहता तो कम से कम जा करके बगल के चाची दादी यहाँ जाकर कच्ची कर लेते, कंघी चोटे करा लेते, बाल को कच्ची कर लेते, सवाल। सोचो कौन गरीबी के दिन इस कहानी में इतना नहीं कर पाए जितना और इसको से भी ज्यादा गरीबी हो गया था। क्या कि पहले ही कभी कह दिए हैं कि गरीबी को दर्शाने के लिए उतना बढ़िया बढ़िया शब्द नहीं है ना। और क्या कहते हैं, आप जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल 6 महीने में किसी के घर बच्चा जब जन्म लेता है तो इसके रूखे सूखे बाल के नसीब जागते हैं। सोचो छोटा सा गांव है, गांव का नाम तो बताते नहीं, है ना, गांव का नाम बड़ा अजीब है इस प्रकार से, है ना। और कहते हैं कच्ची कि अगर 6 महीना या तो सालों में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो कच्ची इसको तेल मिलता है और पूरा नसीब जाग जाता है ना। अच्छा, गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चवेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तब उसकी बाट जो होती है और उसके पीछे पीछे लगी रहती है, तो फिर भी, है ना, मुश्किल से दिन में 1-2 मीठी चवेना मिल पाता है। सोच लो बाबा, है ना। कहते हैं काचे के गांव में कुछ लड़कन जो भर पेट खा करके भूंजा उंजा चाहे तो चना उना खा लगे पॉकेट में लेके घूमे चलता है, ओखनी के पीछे पीछे ही रहता था, शायद 1 से 2 मुट्ठी कच्चे होता है चना में। इसी के लिए सबसे बड़ा मार है पेट के मार। पापी पेट के सवाल है जेकरा वैसे आदमी काम करता है, अन्यथा केकरा जरूरत है कि दिन भर रौदवा में बाबू मट्टी काटता है, रोड पर मट्टी डालता है कि ना, ईंटा जोड़ता है, मजदूरी करता है, 5 तला ऊपर चढ़ करके एगो रस्सी के सहारे, है ना, जीवन के एकदम मौत के सामने रख करके का लगी, पेट लगी, है ना। यहाँ पर का बेचारी पेट के चलते सब लड़कन के पीछे पीछे जखनी जब मुंह मनता आ जाए तो 2 दाना दे दे और कुछ कच्चे भर जाए, पेट भर जाए, इस तरह से, है ना। आया का जगह था खाने पीने के समय अगर किसी के घर के सामने पहुंच जाता तो ये डिग लग जाने के कारण घर वाले दूर दूर आने लगते थे। सोचो, है ना, भूख इसको लगा रहता था, कोई खाए रहता था तो जाके देखे लगता था कि शायद कहीं अगर मुंह ममता आ जाए तो कच्ची करे, एगो रोटी दे दे, हमरो पेट काचे हो जाए, भर जाए। सब को चिकन लगता था, दूध जना देना माए बाप के आगे ले है लगी थी कि कमा के रख दिला, एकदम मैंने तरह तरह के बात, इतना तरह तरह के बात बोलते बेचारे एकदम, लेकिन करे तो शांत होते। और लेखक के सामने मुंशी जी बोल बोल के रो रो के दम कचे होते हैं, पागल जैसा होता है। कहाँ तक अपनी मुसीबत बयान करूं भाई साहब, कैसी दिन 2 मुट्ठी भर भीख लेने में इसके तन फटा आंचल भी तो नहीं है ना। इसकी छोटी अंजुरिया में जोड़ जाता है, उसी से पेट जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फाका चबेना मेरे लिए भी ले आती है, उस समय हृदय 2 टुकड़ा हो जाता है, एकदम रोवे लगते हैं। कौन? मुंशी जी। कहते हैं कि इसके पास भीख मांग ले, भीख के रूप में मांग ले चना, इसके लिए कम से कम कपड़ा तो होना चाहिए कि बाबू भैया एकरा में थोड़ा सा दे दे, लेकिन एकरा पास तो वो नहीं है। जे छोटे जाके हाथ में 12 साल के लड़के 10 साल के लड़के ओकर हाथ में कितना चना अटेगा, ओकरे में से अपने कुछ खाते हमर लागे जौन घर ले लाते ना, एकदम हाथ में देते तो हमको एकदम करेजा कचो होता है, एकदम टूट जाता है। हमको समझ में नहीं आता है कि हम इसको करें तो करेगा, समझाएं कैसे समझाएं, काचे समझाएं। जीवन की स्थिति इस प्रकार से है। और हम काचे कहना तो एकदम कवि जी के सामने कौन रोने लगते हैं? मुंशी। मजरो दृश्य कैसा है ना। आगे में सुनो। किसी दिन घर घर घूम घूम कर शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है ना,
धीमे आंच से क्या कहते हैं, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त इस मानंद कहता हूँ, चाहता है गला लगा के फांसी मर जाऊं या किसी कुआं तालाब में डूब मरूं, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवाय इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन, है ना। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो कुछ कूट पीस करके इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किस कदर इसकी परवरिश कर लेती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल ऐसी लड़की को हथेली में फूल बनाए रखते, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसके कचौती शादी करते। मैं भी अंधाधुन कमाई पर ऐसे बेफिक्री का दिन गुजारता था, है ना। आगे वाले दिन बुरे इतने खराब होंगे ऐसी खबर नहीं थी। वे सभी खर्चार्थ थे, अपने कफन काठी के लिए भी खरमुहरा न छोड़ गए, अपने जिंदगी में एक चप्पा जमीन भी बेच खाए और गांव भर ऐसी अदावत बढ़ाए कि आज मेरी दुर्गत उस पर कोई रहम खाने वाला नहीं रहा, ठीक ना। और उल्टे सब लोग तानेदारी का तीर बरसाते हैं। वह दिन था जब भाई साहब के पेशाब से चिराग चलता था, और एक दिन यह है जो मेरी हड्डियां मुझे फिली आंच से मोमबत्तियां तक नहीं जल रही। लेखक एकदम कहते हैं कि भाई साहब का बताए हमको, एक जमाना था, है ना, कि हमने सब एकदम कोचे थे, रईस थे, अमीर थे, इतना अमीर कि हमने चुल्लू भर सेंट लगाते थे शर्ट पैंट में, है ना। अगर शायद वो घड़ी जमाना में हमारी बेटी पैदा होती तो बेटी के शादी कहीं बड़ घराना में करते, कौन, दरोगा, है ना। और अगर इसकी माँ होती तो किसी न किसी तरह से चूल्हा बर्तन करके दूसरे को ही करके, लेकिन इसको कम से कम 2 वक्त के रोटी या बढ़िया से जीवन पालते। लेकिन ये हमारी हड्डी में दम नहीं है कि हम काम करें और कुछ करें, है ना। इस तरह से कभी करते हैं, दुख बयान करते हैं बहुत ज्यादा कच्चे करने लगते हैं, रोने लगते हैं। फिर कहता है आगे भाग में, इस लड़के के लिए आसपास सभी जवाई भाइयों के मैंने 50 फेर लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकील, डिप्टी जमींदार और चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ा करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसका जोड़ एक भी लड़की नहीं कहीं निकल गई तो अपने लड़के से, मेरी लड़की से शादी मत कीजिएगा। क्या कहते हैं बात, मुंशी जी कहते हैं केकरा से, है ना। कहते हैं कि सब कुछ हम 50 को फेरा लगाए हैं, पूरा गांव के इलाका के सब जवरी भाइयों से, मन की जेकर शादी ब्याह हो लायक होकर से कि हमारे बेटी से काची कर लीजिए, शादी कर, यहाँ तक कि गोड़ ही पड़े हैं, रोए गिराए, फिर भी कोई नहीं, यहाँ तक कि खोल के कह दें कि अगर कोई हमारी बेटी जैसा सुंदर लड़की, है ना, मिल जाता इलाका में तो हमको बेटी से शादी मत कर। लेकिन कोई भी तैयार नहीं है, काहे, दहेज ना होवे के कारण, है ना। देखो कौन कौन का कहता है, किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। यह कोई कह कर टाल देता है कि लड़की की माँ ऐसे घर में शादी करने के इनकार करते जिसमें सास नहीं है, न साला है, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत है। सब कौची कौची का टाल देता है कि वैसा घर में शादी काहे करेगा जहाँ न साली है, न साला है, न बारियाती के खातिरदारी करे वाला सास है, कोई है, ये नहीं है, तो इस घर में शादी हम नहीं करेंगे, और टाल देता है। और कोई काची कहता है, कोई कहता है कि गरीब घर के लड़की चटोर होती है और कंजूस होती है, और ये कह के शादी नहीं करती, है ना। चटोर मैंने समझते हो ना, जो कि बेचारी को खाने का मुंह आ जाए, है ना। और कोई काची कहता है क्या कि हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, है ना। और ज्यादातर लोग तो यही कहते मिले कि लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम आपकी बेटी से शादी क्यों करें, है ना। हमारे लड़का का 2 लाख एगो फॉर्चूनर मिले थे, तू 1 रुपया ना देवा तो बेटी से हम काहे ब्याह करेगा। ऐसा बात सुन लगे मिलता है। फिर बिना दहेज की तो बात ही नहीं करना चाहते। इस तरह जितने मुंह उतने बात सुने भाई, मैंने कि जितना लोग से मिले उतने तरह तरह के बात सुनाया। हमारे बेटी से यानी कि भागजुगनी से कोई शादी करने को तैयार नहीं। ये बतिया रो रो के केकरा सुना रहे हैं, लेखक को सुना रहे हैं, है ना। अच्छा आगे वाला भाग में कहता है, पेज पलट के देखो, कहता है कच्ची महज मामूली हैसियत वाले में से 500 1000 तिलक फरमाते देखकर कोढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, मगर गरीबी ने ऐसा पंख तोड़ दिया कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। लेखक कहते हैं उगड़ के जमाना में कि जेकरा घर पर फूस नहीं है, मट्टी के दीवार खड़ा है, वो कह रहा के 1000 रुपया तिलक लेंगे, 500 रुपया तिलक लेंगे और फलना चीज, है ना। गुस्सा आ जाता है हमको। लेकिन गरीबी ने इस प्रकार से हाथ गोड़ तोड़ मोड़ के रख दिया कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना। शायद अगर वो घड़ी के जमाने में अगर इनका सामने ऐसा सामना आता तो कहते कि रे औकात है ये ना हो चलने दहेज लेवे। लेकिन अभी मुंशी जी के ही हालात कुछ है बहुत
बहुत खराब वाला, ठीक ना। मगर गरीबी ने ऐसे पंख तोड़ दिया है। सारे हिंदू समाज के कायदे अजीब ढंग है। जो लोग मोल भाव करके लड़का लड़की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं। नहीं, हिंदू धर्म में देखो किस तरह की व्यवस्था है। लड़का के मोल भाव करके ही तो दहेज के रूप में लेता है ना। लड़कवा के भी ये पढ़े ही है, जब तक एगो बुलेट नहीं लगा तब तक मोल भाव कर रहा है। होने से लेके न मालिक हमरा से बुलेट न होते मालिक, एक आध गो हीरो होंडा दे देवे वही चलते, लेकिन बुलेट ना होते। होने से ही भाव घमा रहा है, भाव बढ़ा रहा है। इस तरह से मोल भाव करते करते लड़का लड़की कच्चे हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है। और एक में समाज में कच्चे कर रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है ना। फलना इतना दहेज लेके, फलना इतना दहेज देके नाम कमा रहा। इस तरह से कच्चे करते हैं, गजब ढंग है। और गरीब बेचारा उसी तरह से मोल भाव को लड़की अगर बेचे तो कमीना कहा जाता है। ये कवि कहते हैं लड़का बेचता है तो नाम की देख ली बेटवा कितना दहेज ले ली। अगर वही अगर लड़की के बेच दे तो कहीं कच्ची कमीना है, लड़की बेचता है ना। लड़का के बेच रहा है तो कच्ची बहुत ज्यादा ना। इस तरह से हम कभी गुस्सा करके बोलते हैं मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐठता है ना कि कम से कम मेरी जिंदगी तो आराम से कट जाती है ना। लेकिन देखिए है ना, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी नहीं लूंगा, चाहे कुंवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसा। देखिए ना सियानी तो करीब करीब हो ही गई है। केकरा से कहते हैं केकरा वदार भग जोगनी हो कि देखिए ना करीब करीब सियानी तो हो गई है ना। लेकिन सिर्फ पेट की मार से उसे हक नहीं पाती, बढ़ती रुक गई है। माने कि नहीं खाना भोजन मेरा जेकरा से उसको काचे हो गया है, ज्यादा शरीर विकास नहीं किया है। अगर किसी खुशहाल घर में होते तब तक फूट कर सियानी हो जाती। बदन भरते ही खूबसूरत पर रोगन चढ़ता है। और बेटी की बाढ़ तो बेटे की बाढ़ से जल्दी होता है ना। कहा जाता है कि बेटी जो है कच्चे होता है, बेटा से बहुत हाले हाले तेज से बढ़ती है। लेकिन इसको खाना भोजन समय पर नहीं मिलने के कारण बेचारे की स्थिति कच्ची है एकदम। आगे फिर कहता है थोड़ा सा परिचय कर कहता कच्ची अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब है ना, अपने ही करने का नतीजा भोग रहा हूँ। ये बते क्या करें केकरा से कच्ची कहते हैं कि अब अपने करल नतीजा शायद वो घड़ी पैसा कुछ बचा के रखते तो आज ही दिन देखे लगे नहीं मिलता है ना। मोतिया बेन घाटिया और दामा ने निकम्मा करके छोड़ दिया। कौन कौन रोगन खरा धर ले, मोतिया बेन यानी कि आंख से साफ साफ दिखाए, घाटिया गोड़ा धर ले, दामा गांजा पीथी ना दामा ना होती पूरा दम खोखते खोखते उनका जान जाए है ना। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में ईश्वर का पिघलने का दम नहीं है। मान के हमको कहते कि हम इतना अच्छे किया है अपन जमाना में कि शायद अगर भगवान के सामने जाकर के हम आंसू भी लटका इतना टपका तो ये भगवान पिघले वाला नहीं है ना। सच पूछिए तो इस वक्त में सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने पर शादी करने का वादा किया। देखना है गांव के खोटे लोग उन्हें भड़काते हैं या झांझरे न या पार लगा देते हैं। ये कह रहे हैं मुंशी जी केकरा से सिपाही से काचे कहते हैं कि देखिए अब तो एक ही बात में जान अटक ले, कैसी तरह से बेटी के शादी कर दे हम काचे हो जाए उत्तीर्ण हो जाए है ना। एगो लड़का तो देखे हैं है ना। आप देखो गांव वाला ब्याह होवे देता है या नहीं होवे देता है। अब बताते हैं कि लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, कड़ी माने का चीज बड़ा है ना। कितना 41-42 साल की सोचो बाबू। लड़का की उम्र कितना है 41-42 साल, लड़की की उम्र कितना होता गया 11-12 है ना। अच्छा भाग जो का कहता है अपने देखो है ना। मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना। एक तो इतना नहीं आदमी से कहे है ना। छाती पर पत्थर रखकर अपनी राज कोकिला को बोलते बोलते बेचारा के गला रौंध जाता है, कुछ नहीं बोल पाता, एकदम रोने लगते हैं। कौन लेखक है ना। इसके बाद मुंशी जी का गला रुध गया और बहुत बिखला कर उठे। भगजोगनी को गोद में बैठा कर फुट फुट कर रोने लगे के है ना। कहें कि हम बहुते बार आदमी नहीं भैया बाबू सबके कहे लेकिन कोई नहीं सुना। वही सुना एगो तो कौन 41-42 साल के आदमी है ना। अच्छा इसके बाद मुंशी जी गला दम बहुत कुछ होता है, रुंध जाता है। प्रत्येक करने के बाद उसके आश्वासन न दे सका। मैंने कोशिश की, बहुत लेखक कोशिश की कि ठीक चुप रहिए, लेकिन फिर भी उनको दिलासा नहीं दिला पाए। जिसके हाथ पीछे धोकर बाम विधाता पड़ जाता उसको तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मैंने कैसे कहते हैं लेखक ना कि जेकर पीछे भगवान तने सुनबे कच्चे होता है, हाथ देकर पड़ जाता ना तो संभालना बहुत कच्चे होता है, मुश्किल होता है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने कई कवारे मित्रों से अनुरोध किया
जितना मुंशी जी की बात सुने ये लेखक है ना, तो कची जितना इनका दोस्त सबसे कहे है ना कि देखो बाबू, देखो भैया, देखो यार, है ना, एक लड़की है बहुत ही सुंदर, भले गरीब घर के लेकिन काफी अच्छी है, रूपवती है, दरिद्रता कन्या से विवाह करके निर्धन भाई का उद्धार और जीवन को सफल करो। मन कि अपना जीवन में कम से कम एगो बेटी के भी, एगो बहन के भी तो काचे उद्धार कर दो। कोई तो इनसे काची कर लो, शादी करके उसको घर के काची कर लो, संभाल लो। किंतु सब ने मेरी बात अनसुनी कर दी। के का है इस बात लेखक एकरा से अपन पहचान के आदमी से, दोस्त से, है ना, कि आपकी शादी की उम्र हो गई तो कम से कम गरीब घर के बेटे से करो, बेचारे गरीब के तो उद्धार हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई नहीं सुना। काहे नहीं सुना? दहेज नहीं मिलेगा, कि उसको यहाँ से कुछ दहेज नहीं मिलेगा। यानी कि मूल वजह है से कुछ ही है दहेज ना होने के कारण है। दूसरा कारण है कि हाँ शायद उसको यहाँ परिवार नहीं, लेकिन अगर परिवार नहीं है, पैसा मिल जाता तो सब शादी करने को तैयार है ना। ऐसे ही आनाकानी कार्य होने लगी। समाज सुधार विषय पर बड़े सब सुन शान से बात करते हैं कि प्रौढ़ावस्था में, लेकिन रड़ुए मित्र भी राजी न हुए। एकदम कभी गुस्सिया के कह देते हैं, बड़ी सब बातचीत करेगा कि दहेज ये चीज खराब चीज है, वो चीज, लेकिन अगर दहेज वाला बात जो करता ना, उसको कह दिया जाए कि बिना दहेज के विवाह कर लीजिए तो थोड़ा तब बढ़िया बढ़िया के जवान काच हो जाएगा, चुप हो जाएगा। इस सबसे बड़ा सत्य है ना। मंत्री जी भले बात में आके कहते कि दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, लेकिन अपने बेटवे के 5 करोड़ दहेज लेते हैं और कहते कि तो गिफ्ट है ना। सोचो के ना। और कच कहते हैं कि जब यहाँ प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था का मतलब कि 20, 25, 30 साल के बाद वाला रड़ुए मित्र भी राजी होने, जेकर बियाह न होती सैकड़ों कर गए कि भाई तू कर ले शादी हो, तो लेकिन न सन से के बियाह करता हो जेकरा ही 1 रुपया ना मिलता। सोचिए कितना मुश्किल वाला बात है, समझ रहे हो, है ना। आखिर है ना, आखिर वही महाशय डोला काटकर भग जोगनी को अपना घर ले गए और वह शादी के कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी के चिंता का दलदला उभरा। वही आदमी, कौन आदमी नाम बताया गया है नहीं, हुए 41-42 साल के बूढ़ा आदमी से किसका शादी हुआ? और मुंशी जी के थोड़ा सा बोझ कच हो गया, उतर गया। अब चिंता रही तो क्या रह गया? अपना जीवन का। लेकिन समस्या और ज्यादा बढ़ गया। अब आता है मेन दृश्य जो एकदम हृदय को कपा देगा। कहता बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में पानी देने वाला भी कोई नहीं रह गया। पत्थर के बोझ तो उतर गया कि बेटी कहलिया देहात में कहते हो कि बेटी ब्याहली कुइया उड़ाहली, सुना होगा है ना, कि बेटी ब्याह दिला के बाद सर पर से जो बाबूजी के बोझ होता है से कचो होता है हल्का, भाई के जो बोझ होता है से कचो होता है हल्का होता, ठीक ना। और है ना, इनका काचे बुढ़ापे की लड़की जाती रही और देह लच गई। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही और देह कचो गया, लच गया। साल पूरा पूरा होते अचानक टन बोल गए। कौन? मुंशी जी। काहे कि है ना, बेटी जो था से कुछ काजी करता था, समय समय पर खाना पानी देता। एकदम कहानी के देखो तुरंत से कैसे मोड़ ले लिया। बेटी के ब्याह हुआ, मुंशी जी के हालात और बिगड़ने लगे। कम से कम कुछ चना चबना मिलता था, खाते थे, कम से कम दुख सुख बतियाते थे बेटी से, लेखक से। लेकिन 5 साल भर के अंदर ही मुंशी जी काचे हो गए, स्वर्ग सिधार गए, है ना। गांव वालों ने काचे किया, गला में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। दफनाया तक भी नहीं, जलाया तक भी नहीं, कैसे कर दिया। दफनाता तो यो गड्ढा खाते पड़ता, मेहनत करता, जलाता तो कम से कम 5 मन लकड़ी तो लगता। कुछ नहीं किया, खाली गला में वो हड़िया बांध दिया कि हड़िया में पानी भर रहेगा, है ना, हड़िया डूबा रहेगा तो मुंशी जी भी कच्चे रहेंगे, डूबा रहेंगे और नदी में। सोच लो गरीबी का स्थिति है। और फिर यहाँ पर इस दृश्य चेंज होता है। लेखक कुछ समय बाद की बातें कहते हैं कच्ची भगजोगनी जीती रही, है ना, भगजोगनी जीती है, उसको कुछ अभी नहीं हुआ। आज वह पूर्ण युवती है, माने कि आज वो काफी सियाना है ना। उसका शरीर भरा पूरा फला फूला है, माने कि जहाँ गए वहाँ खाने पीने को मिला अच्छा तरह से, कच्चे काफी बड़े हो गए। लेकिन उसका सौंदर्य वर्तमान नवजुवक पति है, नवजुवक पति है। यानी कि बूढ़ा पति का हुआ, तो बूढ़ा पति यानी कि उसकी डबल मैरिज हुई, सेकंड मैरिज हुआ। और उसका पहला पति संसार को नहीं है, लेकिन दूसरा पति है। और दूसरा पति है तो कौन है? उसका सौतेला बेटा है।
है ना। समाज की कुछ कुरीतियां देखो, मैंने सौतेला बेटा उसका काचो गया पति हो गया, है ना। मतलब समझ, बूढ़ा जो था, मतलब एक तालिब, उसको पहले शादी था, उसको से वो काजे था, बेटा था, उसकी शादी हो गई किसको से, भग जोगनी से। बुजुर्ग था से काचे हो गया, स्वर्ग सिधार गया। समाज की रीतियां की थी, लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसकी कोई नहीं है, इसको काची कर दो, इसको शादी कर दो। समाज जो कहता ना, देखो तो यहाँ पे माँ या बेटा काचे कर दिया, पति पत्नी बना दिया। और इसको लोग कहते हैं, इसलिए कभी शुरू में ना समाज के भर पेट कर है ना। इसलिए कहा जाता है अगर जीवन में जीना है बढ़िया से, तो सबसे पहले सामाजिक नियम के अलग रखो, अपना जीवन बढ़िया से जियो, हो सके तक जीवन में अच्छे तरीके से जियो, गलती ना करो, है ना। कोशिश रहे, हो सकता है कहीं कहीं गलती ना करो, फिर भी गलती का इल्जाम लग जाए, लेकिन उस तरह का सभी करो बच्चों, जहाँ माहौल वहीं पर उसको छोड़ दो, तब ठीक है ना। और यहीं पर पाठ पूरा ना बता के कभी यहीं पर कच्ची करते हैं, 2 को विस्मयादि सूचक चिन्ह यानी कि एकदम विलापता का चिन्ह दे करके कच्ची करते हैं, छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन आंसर आता है। तो क्वेश्चन आंसर इसको में से बनेगा, एकदम सिंपल है, ठीक ना। और इसको बाद फिर अगला पार्ट अगला क्लास में है, तो क्वेश्चन आंसर अगला क्लास में, ठीक ना। तो दिक्कत क्वेश्चन बढ़िया है बनाना, नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक ना।